हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी आज ही के लेक्चर में देखेंगे। तो इसलिए यार सबसे पहले हम आज के लेक्चर में न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानेंगे। जल्दी से यार आप लोग हेडिंग डाल लो, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? तो जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। सिमिलरली यार न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये बस याद रखने के लिए, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब बात आती है यार न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? तो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये तो यार बच्चे को पता है। यदि न्यूक्लियस लविंग की बात हो रही है तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा? न्यूक्लियस के ऊपर यार पॉजिटिव चार्ज है तो यार बहुत ही कॉमन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो ही न्यूक्लियस लविंग होगा। मतलब ये कि जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा वो न्यूक्लियस लविंग होगा और इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को ही न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। क्या इसका मतलब केवल और केवल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ही न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा? क्या ऐसा कोई जरूरी है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के अलावा कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कौन सा स्पीसीज है? तो यार देख लो, H2O, NH3, ये सब ऐसे स्पीसीज है जिसके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये न्यूक्लियोफाइल्स के कैटेगरी में आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये भी न्यूक्लियस लविंग है? यस, ये भी न्यूक्लियस लविंग होगा। कैसे होगा? तो यार मान ले कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जैसे ही ये NH3 को ये पॉजिटिव चार्ज दिखा तो ये अपना लोन पेयर को इस पॉजिटिव चार्ज को दे सकता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल्स के लिए क्या जरूरी है? कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच में आइदर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ जाएगा या फिर न्यूट्रल स्पीसीज विद एटलीस्ट वन लोन पेयर। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल के दो कैटेगरी बनेंगे। फर्स्ट कैटेगरी तो यार जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, सेकंड कैटेगरी बनेगा जहां स्पीसीज के पास कोई एक लोन पेयर प्रेजेंट हो, और एक तीसरा कैटेगरी भी बनता है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। उसके एग्जांपल में मैं देखूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल्स का कैटेगरी बता रहा हूं, 3 कैटेगरी होगा न्यूक्लियोफाइल्स का। जैसा कि इलेक्ट्रोफाइल्स में हमने 4 कैटेगरी में पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल्स में 3 कैटेगरी पढ़ूंगा। तो मैं एक एक करके कैटेगरी वाइज इसको लिख देता हूं। तो सबसे पहले यार मैं न्यूक्लियोफाइल्स को डिफाइन कर देता हूं। न्यूक्लियोफाइल्स को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है यार, ये बस याद रखने के लिए बताया था, ठीक है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं इसका मतलब। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और करके मैं क्या लिख सकता हूं? स्पीसीज विच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ये भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर सकता है वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स में आ जाएंगे। 3 कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल्स का, कैटेगरी को मैं टाइप 1 कर देता हूं, ठीक है ना? टाइप 1 में कौन सा कैटेगरी आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इसमें मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज में क्या क्या आ जाएगा? तो देख लो यार, सबसे कॉमन एग्जांपल H पे माइनस। देख यार, H पे प्लस चार्ज भी होता है, H पे माइनस चार्ज भी होता है। यदि H प्लस है तो वो इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाता है, और यदि H पे माइनस है तो ऐसे में वो न्यूक्लियोफाइल्स होगा। क्यों? क्योंकि H माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर सकता है किसी को भी। तो H माइनस हो गया, सेम CH3 माइनस हो गया, कार्बन पे माइनस चार्ज हो सकता है ना, कार्बन आयन। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लाइक NH2 माइनस, OH माइनस, CH3। मतलब यार कहीं नेगेटिव चार्ज दिख गया तो वो न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा, हर सूरत में, हर हाल में न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह से CH3, CO, NH माइनस, ये सब के ऊपर माइनस चार्ज है, जहां भी माइनस चार्ज दिख गया वो न्यूक्लियोफाइल होगा ही होगा। Cl माइनस, F माइनस, I माइनस, Br माइनस, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बस आपको याद रखना, जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। अब हम लोग सेकंड कैटेगरी पे आते हैं।
आप लोग नोट कर लेना इसे। टाइप 2 कैटेगरी सेकंड, टाइप 2 में क्या होगा, न्यूट्रल स्पीसीज विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर। ऑलरेडी यार बता भी चुके इसके बारे में। एटलीस्ट वन लोन पेयर। अब देखिए वन लोन पेयर वाले स्पीसीज दो तो यार एग्जांपल ऑलरेडी बता ही दिए थे। क्या क्या था एग्जांपल में, H2O था, NH3 था। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, NH3 के पास 1 लोन पेयर होता है। इसके अलावा और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, ROH। देखो अल्कोहल भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या यहाँ आपको लोन पेयर दिख रहा है? यदि स्पीसीज में कहीं भी ये लोन पेयर दिख जाए, कहीं भी लोन पेयर दिख जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़ा है। सिमिलरली RNH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर दिख गया न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सेम वे में RCOOH, देखिए यार ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इस वाले ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। सेम वे में RCONH2, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। मतलब जहां पे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 याद रखना बहुत ईजी है। एक थर्ड कैटेगरी भी आता है जो देखकर तो नहीं लगता है लेकिन वो न्यूक्लियोफाइल होता है। कौन सा है वो थर्ड पार्ट, जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है, मतलब स्पीसीज कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन। और जरा सोचो यार क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, ये पाई इलेक्ट्रॉन से कौन सा स्पीसीज हो सकता है? तो यार देखो बेंजीन रिंग, देखो यार जरा सोच कर देखो, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा? इस पे तो यार माइनस चार्ज भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी माइनस चार्ज नहीं है, हर कार्बन सेटिस्फाइड है 4 वैलेंसी के साथ, कोई कहीं लोन पेयर भी नहीं दिख रहा है। तो यार ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो देगा कैसे? यार फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा था, कॉल आ जाता बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब से यार कैमरा आ जाएगा फिर कैमरा में बनेगा, ठीक है ना, तब फिर ये कॉल वाला टेंशन नहीं रहेगा। हाँ तो यार मैं बात कर रहा था इस बेंजीन रिंग की। ये बेंजीन रिंग क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स होता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल्स होता है? तो यार यदि मैं इस टाइप 1 और टाइप 2 को इसमें अप्लाई करता हूं, टाइप 1 और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था यार नेगेटिव चार्ज नहीं है। टाइप 2 लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर भी नहीं है, न्यूक्लियोफाइल्स तो नहीं है, दोनों कैटेगरी अप्लाई करके देख लिया। फिर ये क्यों न्यूक्लियोफाइल्स होता है? क्योंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर सकता है किसी अदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को। अब बात आती है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करता है यार, तो देखेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। 2-3 एग्जांपल और देख लो इसमें। जितने भी अल्कीन्स होंगे और जितने भी अल्काइंस होते हैं ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। बेंजीन हो गया, अल्कीन हो गया, जहां भी पाई बॉन्ड दिख जाए ना, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, अपने बॉन्ड को ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज लाता है अपने ऊपर और फिर वो नेगेटिव चार्ज किसी भी अदर पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल में यार समझ देता हूं मैं इसे, हाँ यहाँ पे मैं समझा देता हूं। देखो यार मान ले यार हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है लाइक NO2+ आ गया। अब होता क्या देखना यार, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से शिफ्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, क्लियर है। अब यदि मैं इसको थोड़ा से और क्लियर कर देता हूँ, माइनस आया यहाँ पे प्लस आया। अब तुम ही लोग बताओ यार, ये माइनस चार्ज जो आया इसको प्लस चार्ज दिख गया, जैसे ये माइनस को प्लस दिख जाएगा तो क्या होगा, ये तुरंत कूद पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब ये माइनस चार्ज तुरंत इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ऐसा भी बोल सकते हो। NO2+ इसके साथ आकर बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो कोई भी किसी की ओर भागता हुआ आ सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे देख सकते हो जो बेंजीन था उसके ऊपर पहले माइनस चार्ज तो नहीं था, लोन पेयर भी नहीं था, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, पाई बॉन्ड के कारण, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके कारण माइनस चार्ज आ गया और ये माइनस चार्ज किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को दे देता है, जिससे कि क्या हो गया, यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा बेंजीन को हमने क्यों न्यूक्लियोफाइल कहा। क्यों कहा? क्योंकि अपना बॉन्ड को ब्रेक करके किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं।
ठीक, याद रखें। इसी तरह से यार एल्कीन एंड अल्काइन के साथ भी हो सकता है। तो जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख जाए, मतलब जहां भी पाई बॉन्ड दिख जाए, तो पाई बॉन्ड अपने बॉन्ड को तोड़कर पाई इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ रिएक्ट कर सकता है और इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के बारे में हो गया। एक और नोट करके केवल लिख लेना है आपको, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना लुईस बेसिस होते हैं। लुईस बेसिस क्या होता है याद है? लुईस बेसिस लोन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो भी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसे लुईस बेसिस कहते हैं। क्या न्यूक्लियोफाइल्स अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है? यस, हर जगह तो यही देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं ना, न्यूक्लियोफाइल्स क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे रहा है। यदि निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है तो अपना निगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया, न्यूट्रल स्पीसीज है तो अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी % है तो ऐसे में वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मतलब मैं न्यूक्लियोफाइल्स को लुईस बेसिस भी बोल सकता हूं। लेकिन याद रखना यार, इलेक्ट्रोफाइल्स में एक स्पेशल केस था कि ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लुईस एसिड। याद है एग्जांपल? कोई इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल जो इलेक्ट्रोफाइल तो होता है लेकिन लुईस एसिड नहीं होता है, तो यार बताया था फ्री रेडिकल वाले स्पीसीज CH3। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल तो है, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन इसके पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में तो आ जाएगा लेकिन लुईस एसिड के कैटेगरी में नहीं आता था। क्यों? लुईस एसिड हम कहते थे जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट एक्सेप्ट कर सके, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के केस में एक्सेप्शन था लेकिन यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट वे में बोल सकता हूँ ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए यार इस स्टेटमेंट को आप लोग नोट करके लिख लेंगे, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए यार, न्यूक्लियोफाइल्स को मैं NU से डिनोट करूंगा, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस। ठीक है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में ये हो गया। और अब न्यूक्लियोफाइल्स तो पढ़ लिया, न्यूक्लियोफाइल से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसलिए नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। याद रखेंगे सवाल न्यूक्लियोफाइल से नहीं आता, न्यूक्लियोफिलिसिटी से आता। और न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए यार थोड़ा पेशेंस से अभी लेक्चर आपको देखना है। ठीक, नोट कर लो आप इसे। तो देखिए यार, न्यूक्लियोफाइल्स देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी? तो जैसे यार इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़े थे, इलेक्ट्रोफाइल्स का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिसिटी के टर्म में मेजर करते हैं। तो सेम वे में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, यानी न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ को हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी के टर्म में मेजर करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल शॉर्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ। सुन यार, आगे से मैं न्यूक्लियोफाइल को NU लिखूंगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी को NU- लिखूंगा, तो यार कंफ्यूज नहीं होना। NU कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए NU के ऊपर माइनस डाल देंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम पूरा लिख दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का जो टेंडेंसी है उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। या फिर ध्यान से सुना यार, इससे भी जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिफाइन करना होगा ना, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एनी एटम अदर, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर देन H+, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एनी एटम अदर देन H+। इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज R+, H+ नहीं होना चाहिए। यदि R+ के जगह पे H+ आ जाए तो ऐसे में फिर वहां पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी टर्म यूज नहीं करेंगे, वह हम फिर बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लें हमारे पास R+ है और कोई न्यूक्लियोफाइल है B1- और सेम R+ इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, यहाँ पे B2- है। अब देखना यार, समझना, दोनों का दोनों यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एक B1 माइनस है, एक B2- है। क्या दोनों का टेंडेंसी इसके साथ जो बॉन्ड को फॉर्म करने का सेम होगा? क्या बोलते हो?
सेम तो हो ही नहीं सकता है, दोनों अलग अलग है, ये सेम है ये डिफरेंट है, तो दोनों का जो टेंडेंसी होगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे में कोई एक जल्दी बॉन्ड बनाएगा और कोई एक आराम से बॉन्ड बनाएगा। तो जो जल्दी, जिसका टेंडेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ज्यादा फास्ट होगा, वो हम बोलेंगे कि उस निगेटिवली चार्ज स्पीशीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा है। मतलब मान लो यार ये R1 रेट से और ये R2 रेट से बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का रेट इसका ज्यादा, R1 ग्रेटर देन R2 ये मान लेता हूं मैं। यदि इसका कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी फास्टर है तो ऐसे में B1 माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा जो B1 माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को Nu माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ B1 माइनस ग्रेटर देन B2 माइनस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि B1 माइनस का कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी फास्टर है, इसलिए। समझ रहे हो ये चीज? तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। और यहां पे जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग जो बात करते हैं ना, वो रेट की बात करते हैं, किस रेट से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है हम लोग इसकी बात करते हैं। और तुम लोग यार बताया था दो टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, एक काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है और एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है। काइनेटिक प्रॉपर्टी हम लोग टर्म यूज कहां करते हैं? जहां पे हम लोग रेट की बात करते हैं वहां काइनेटिक प्रॉपर्टी बात करते हैं। और यदि हम लोग को प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी उससे मतलब होता है तो ऐसे में हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। मतलब दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक काइनेटिक प्रॉपर्टी और एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब जहां रेट डिटरमाइन करता है किसी चीज को, और यदि कहीं स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट किसी चीज को डिटरमाइन करता है तो ऐसे में उसे हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कह देंगे। तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके आपको लिखना है। काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, काइनेटिक का मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो रेट पे डिपेंड करता है, कितना फास्ट या कितना स्लो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ। तो इसलिए यार यहाँ पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूं। ये सब एग्जाम्पल यार तुम लोग लिख लेना, इससे थोड़ा यार तुम लोग जब महीना 2 महीने के बाद देखोगे ना तो समझ में आएगा, हाँ ऐसा होता था न्यूक्लियोफिलिसिटी। जगह नहीं इसलिए यार मेरे को मिटाना पड़ रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी देख यार Nu माइनस, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, आगे से नहीं बोलूंगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ये तो हो गया यार न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। अब हम लोग इससे एक बिल्कुल मिलता जुलता टर्म बेसिसिटी के बारे में जानेंगे और डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या, वो चीज को भी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी में जाने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप लोग यार न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है ना वो बिल्कुल यार क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि दोनों में आखिरकार मेन डिफरेंस क्या है। तो देखना यार, समझना, RCH HCH2+। हमारे पास कोई 2 स्पीसीज है, B पे माइनस, ओके, B पे माइनस चार्ज है। अब देखो ध्यान से समझना, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के हेल्प से। इस B माइनस के पास पहला ऑप्शन तो यह है कि यार ये B माइनस का प्लस चार्ज दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। क्या करेगा, ये जाएगा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब पहला जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि RCH HCH2 और ये बन गया बॉन्ड B के साथ। पहला पॉसिबिलिटी ये है। यहां पे B माइनस ने इस प्लस चार्ज के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो यहां पे B माइनस का न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। मतलब यहां पे B माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी की टर्म में हम बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी था। दूसरा ऑप्शन क्या था, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ये था, दूसरा ऐसा भी हो सकता था। ये B माइनस क्या कर सकता था, ये B पे माइनस चार्ज है, यदि ये B माइनस इस H को H प्लस की तरह अपने साथ भगा ले गया तो ऐसे में यहां पे देखो यार जो स्पीसीज बनेगा वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये H प्लस की तरह निकला, B माइनस H प्लस को अपने साथ ले गया तो BH तो एक प्रोडक्ट बन गया बाहर। यहाँ पे H प्लस निकला तो यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखना दोनों में B माइनस इन्वॉल्व है, इस प्रोडक्ट में भी B माइनस इन्वॉल्व है, इस वाले में भी B माइनस। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे B माइनस ने H प्लस के साथ रिएक्ट किया, लेकिन यहाँ पे B माइनस ने इस C प्लस के साथ रिएक्ट किया। तो यदि कहीं B माइनस C प्लस के साथ या एनी आइटम अदर देन H प्लस, एनी आइटम अदर देन H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे में हम लोग उसके न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर की बात करेंगे। मतलब यहां पे आपको कौन सा बिहेवियर देखने को मिला, B माइनस का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर देखने को मिला।
लेकिन यदि वो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे में उसका बेसिक बिहेवियर की हम बात करेंगे, यानी यहाँ पे जो बिहेवियर होगा बेसिक बिहेवियर होगा, बेसिक बिहेवियर ऑफ B-, और यहाँ पे यानी सेम स्पीसीज, सेम निगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। क्लियर है ये? तो यहाँ से यार न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में आप लोगों को मतलब डिफरेंस दिख गया, लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को और थोड़ा डेप्थ में जानते हैं कि बेसिसिटी को हम लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आप लोग यार जल्दी से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, बेसिसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूं एट द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ H+, न्यूक्लियोफिलिसिटी में था टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एनी आइटम अदर देन H+ था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ H+, यानी कहीं यदि कोई निगेटिवली चार्ज स्पीसीज H+ के साथ कंबाइन करता है तो ऐसे में उसका कौन सा बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, बेसिसिटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर है ये? और दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो ये कि जो बेसिसिटी होता है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिसाइड होता है जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि वहां मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिसिटी में, न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी होता है, यानी किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसका कम, ये डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं? रेट से, यानी कौन कितना फास्ट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ। जो फास्ट बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, जो स्लो बनाएगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। लेकिन जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो किस रेट से कंबाइन कर रहा है ना, इससे मतलब नहीं होता है। वहां पे फिर मतलब होता है जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी, उस प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ को देखकर हम लोग बताएंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। तो इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं बेसिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म। बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड मतलब क्या है? मतलब क्या है? ऐसा समझो कि कोई हमारे पास ऐसा कोई A है, यहां पे B1- आ गया, ठीक है, माइनस चार्ज। यहां पे ये देखिए बेस है, इसका मान लो यहां पे H था, इसके साथ कंबाइन करके इसने बना दिया B1H और A- बाहर हो गया, ठीक है। इससे फिलहाल मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। फिर इसी तरह से यार यहाँ पे भी AH सेम था, यहाँ पे B2- है, यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा B2H और यहाँ पे अगेन A-। तब B1 और B2 का हमें यदि बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ बतलाना है ना, तो हम लोग इसके कॉन्जुगेट एसिड को देखेंगे। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? माइनस चार्ज है, B1- इसमें H+ जोड़ दो, H+ को जोड़ देंगे तो जो हमें मिलेगा वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब जो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, याद है ना यार बेस और कॉन्जुगेट एसिड में रिलेशन, यदि कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर है तो बेस वीक रहा होगा। ऑपोजिट इन नेचर होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो यदि ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वहाँ का वीक रहा होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। जैसे मान ले यार हमारे पास कोई दो बेस है F- और Cl-, हमें बताना है कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस होगा, इस दोनों में से बेस कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो हम कैसे बताएंगे? तो हम लोग इसका पहले प्रोडक्ट बना लेंगे, मतलब कॉन्जुगेट एसिड बना लेंगे, HF एंड HCl। कौन स्ट्रॉन्गर है तो हम लोग पहले यहाँ पे प्रोडक्ट को देखेंगे। प्रोडक्ट में कौन मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है बताओ? HF और HCl में कौन स्ट्रॉन्ग है? HCl। डाउन द ग्रुप यार साइज देखते हैं, कहाँ से H+ का रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा? HCl से होगा। इसलिए HCl हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसलिए Cl- बेस कैसा हो गया? वीकर बेस हो गया। समझ रहे हो ना? HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो बेस Cl- कैसा बेस हो गया? वीकर बेस हो गया। तो इसलिए F- क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं।
ठीक है। और हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कंपैरिजन आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट पहले नोट करके लिख देता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे रेट से हमें मतलब नहीं है कि ये कितने फास्ट या कितना स्लो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, हमें इससे मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब यार, इस चीज को भी समझ लो। यहाँ पे भी B-H+ को ही ले जा रहा है, यहाँ पे B2-BH+ को ही ले जा रहा है, दोनों को ले जाना है, किसको? H को ही ले जाना है। तो ऑलमोस्ट रेट है ना वो सेम रहता है। तो इसलिए ऐसे केस में हम लोग जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है उसके स्टेबिलिटी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? काइनेटिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेट से मतलब होता है, कितना फास्ट कितना स्लो कंबाइन करेगा पॉसिबली चार्ज स्पीसीज के साथ। तो नोट करके लिख लो। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में डिटेल से ज़्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिख लो नोट करके, क्या लिखोगे? बेसिक स्ट्रेंथ इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। चलो यार, अब ये चीज तुम लोग नोट कर लो। ये चीज नोट कर लो। और हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड वेरी करता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब चीज आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग नोट कर ले, मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए यार हेडिंग डाल लेते हैं पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। NU- का तो न्यूक्लियोफिलिसिटी। सबसे पहला फैक्टर आता है यार चार्ज। बहुत ही सिंपल है, जहां यार ज्यादा चार्ज होगा वो जल्दी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बहुत ही सिंपल है ना यार, जहां चार्ज ज्यादा होगा, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी जाकर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब वहां न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यार फर्स्ट लिखते चलना यार तुम लोग नोट, हायर इज द नेगेटिव चार्ज, हायर विल बी इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर विल बी इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। एग्जाम्पल देख लो, मान लो H2 और OH- हमारे पास है, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा? तो यार बहुत ही क्लियरली देख सकते हो ये न्यूट्रल है या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से H2S और HS- बता दो यार कहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा? डेफिनेटली दिख रहा होगा HS-, ये न्यूट्रल या माइनस चार्ज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ही नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे ना, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी उसका सेम रहेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर हो जाएगा, दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा और बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही होगा। H2S हो गया, HS- हो गया, सेम इसी तरह से NH3 NH2-, ठीक है, ये सब हो गया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं यार दो चार। RCOH और RCO-, जहाँ भी माइनस चार्ज आ जाए तो वहाँ आपको सोचना नहीं है। एक एक्सेप्शन आता है, लेकिन एक एक्सेप्शन आप लोग यार याद रखोगे, RCO- और NH3 में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होना चाहिए? यदि मैं चाहिए की बात करूंगा तो RCO- ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी RCO- का ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? नेगेटिव चार्ज इसलिए, बट यहाँ पे होता उल्टा है। NH3 का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है न्यूट्रल स्पीसीज होने के बावजूद। क्यों होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए, एक्सेप्शन है, ठीक है ना, विथ नो रीजन। तो इस तरह से यार ये हो गया। और भी एग्जाम्पल ROH, यहाँ पे मैं स्टार कर दे रहा हूँ, मतलब एक्सेप्शन कैसे है। ROH और RO- किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगा? RO- का ही ज़्यादा। बाकी हर जगह यार नॉर्मल जो ट्रेंड होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज दिखे उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, न्यूट्रल का कम। यहाँ पे बस एक्सेप्शन है, बाकी हर जगह नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट केस चार्ज के ऊपर देखा। अब जो सेकंड फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं अब नेक्स्ट। चलिए सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम ही लोग बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं या डाउन द ग्रुप के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं? याद है आप लोगों?
यार बताया था, नोट करके लिखवाया था कि जब भी लेफ्ट और राइट चलते हैं अलोंग द पीरियड तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं और डाउन द ग्रुप आते समय साइज फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो हम लोग अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करेंगे अलोंग द पीरियड। और यहाँ पे अगेन एक चीज आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या अलोंग द पीरियड जब चलते हैं ना, अलोंग द पीरियड जब चलते हैं अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ फॉलोज द सेम ट्रेंड। अगेन यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब डाउन द ग्रुप में हम आएंगे ना तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ दोनों सेम ऑर्डर फॉलो नहीं करता है। वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ दोनों अपोजिट मतलब ट्रेंड होता है वहां पे, लेकिन अलोंग द पीरियड में दोनों सेम ट्रेंड फॉलो करता है। इसलिए यार मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस का सिंबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अब तुम्हें लोग बता दो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा एंड बेसिसिटी बोथ क्या होना चाहिए, तुम्हें लोग बता दो। मान लो यार मैं बात कर रहा हूँ CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस। हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लो, कौन अपना माइनस चार्ज, कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे फास्ट देना चाहेगा। तो देखिए यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे अलोंग द पीरियड देखना अपने को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रांगली अपने पास होल्ड करके रखा होगा। इट मीन्स व्हाट, यदि इलेक्ट्रॉन को अपने पास सबसे स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जाने ही नहीं देगा अपने पास से। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर को जाने ही नहीं दे रहा तो कोवेलेंट बॉन्ड कहां से बनाएगा, इसलिए यहां पे F माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पे दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों का दोनों सेम ऑर्डर फॉलो करेगा, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम एंड बेसिसिटी दोनों के लिए ट्रेंड होगा। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी सेम होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप में दोनों अपोजिट हो जाता है। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल और भी एक एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ। कार्बन के नीचे सिलिकॉन जो ज़्यादा कॉमन होता है PH2 माइनस SH माइनस और Cl माइनस, इस तीनों में अपने को देखना है। अगेन यार Cl माइनस ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे ऊपर था वैसे यहाँ पे भी सेम ट्रेंड फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप के लिए हम लोग बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों, डाउन द ग्रुप पे हम लोग साइज फैक्टर देखते हैं, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली अलोंग द पीरियड लगाना है। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अगेन यार इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक क्राउडिंग भी बोल सकता हूं। स्टेरिक हिंड्रेंस अब आप लोग को बताना है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड क्या होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये CH3 CH2O माइनस, क्लियर, और दूसरा मैं ले रहा हूं CH3 CH3 CH3O माइनस। मेरा पहला सवाल है इस दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा। फर्स्ट मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, इस दोनों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सोचो जरा किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है H+ के साथ कौन जल्दी बॉन्ड बना लेगा, H+ पे कौन जल्दी अटैक करेगा, ये मतलब है कौन अटैक करेगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी अटैक कर देगा। तो बता दो यार तुम्हें लोग, निगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा है, दोनों में O पे माइनस, दोनों जगह ऑक्सीजन है। यदि एक जगह ऑक्सीजन होता और एक जगह नाइट्रोजन होता, यदि एक जगह ऑक्सीजन और एक जगह नाइट्रोजन होता तो ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो दोनों जगह ऑक्सीजन है, तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग देखेंगे CH2 CH3 ग्रुप लगा, यहाँ पे ये ग्रुप लगा, और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है बताने की जरूरत है क्या, GOC ऑलरेडी बता चुके हैं यार। CH3 व्हाट प्लस आई इफेक्ट गिव्स माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे O पे माइनस, इधर से भी इधर से भी इधर से भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, माइनस इधर से भी दिया, इधर से भी इधर से भी, समझ रहे हो कितना माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया। माइनस चार्ज ज़्यादा आ गया तो तुरंत अटैक कर देगा H+ पे, लेकिन यहाँ पे देखो तो केवल, समझ रहे हो डिफरेंस। तो इसलिए यदि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर जो हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। लेकिन जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूंगा तो थोड़ा सोच कर बताना 1 और 2 में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है।
अदर देन H+ किसी के साथ इसको बॉन्डिंग करना है, अदर देन H+, तो H+ के अदर यदि बॉन्डिंग करना है तो देखो वहां पे स्टेरिक जो है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्राउडिंग होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? मान ले यार यहाँ पे कोई ऐसा कोई स्पीसीज है CH3, मान ले ऐसा कुछ यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे मान ले अटैक करना है, तो यहाँ पे अटैक करना इसके लिए इजी होगा या इसके लिए इजी होगा? बताया था ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कितना फास्ट या कितना स्लो अटैक कर रहा है। तो बता दो यार, ये ज्यादा फास्ट अटैक करेगा या ये ज्यादा फास्ट अटैक करेगा? दोनों में O पे माइनस है। तो यहाँ पे देखो यार, क्राउडिंग इतना ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, और रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो रेट होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो घट जाता है। लेकिन यदि CH3 CH2 O पे माइनस छोटा सा ग्रुप है, कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं, ये तुरंत जाएगा और अटैक फास्ट कर देगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ऐसे केस में यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात की जाए 1 और 2 में, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसको यार ऐसे समझ सकते हो, मान ले यार एक कोई मोटा व्यक्ति और एक पतला व्यक्ति है, ठीक है ना? मान ले यार एक हमारे जीतू सर है और दूसरा मैं खुद हूँ, ठीक है? दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है, मेरे ऊपर भी और कोई थोड़ा मोटा डोला सोला होगा उसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है, और कोई दूर पॉजिटिव चार्ज खड़ा है, ठीक है? हम दोनों के पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वहां ज्यादा है, जो भी मोटा व्यक्ति है उसके पास निगेटिव चार्ज ज्यादा है, मेरे पास भले ही निगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज सामने खड़ा है, किसका रेट ज्यादा होगा उस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने का? दोनों चाह रहा होगा, मन बना रहा होगा यार हमको पहले अटैक करना, हमको पहले अटैक करना है। लेकिन समझ सकते हो, थोड़ा मोटा है तो थोड़ा धीरे धीरे, और थोड़ा यार मैं मान ले यार कोई पतला दुबला है मैं हूँ तो थोड़ा तेज भागूंगा, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तो कोई भी पतला व्यक्ति रहेगा यार तेज भागेगा, जल्दी से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन मेरे पास निगेटिव चार्ज कम था, लेकिन हम जल्दी बॉन्ड बना रहे हैं, और जल्दी बॉन्ड बना रहे हैं, हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी में यही तो देखना होता है, कितना फास्ट या कितना स्लो बॉन्ड बनाया जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड कितना फास्ट या स्लो बन रहा है। तो फास्ट मेरे केस में बन रहा है ना, निगेटिव चार्ज से कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में निगेटिव चार्ज से मतलब था। क्यों? क्योंकि वहां दोनों को H+ पे अटैक करना था, और H+ इतना छोटा ग्रुप होता है ना, उसको कोई स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक रिपल्सन से कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ में स्टेरिक क्राउडिंग कोई रोल प्ले नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं होता, कितना फास्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जा रहा है ना, इससे मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में। और इसलिए यहाँ पे आप तुम देख सकते हो बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भले ही कम है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा होगा इस वाले से। तो स्टेरिक क्राउडिंग का क्या रोल है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है यार ये चीज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा इस तरह का, डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा, तो इसलिए यार ये सब भूलना मत, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग फोर्थ फैक्टर जो है ना वो देखने वाले हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट का इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट करता है, तो सॉल्वेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, आप लोग इसे नोट कर लो जो भी इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट है यार इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में आने से पहले हम लोग सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए आगे हम लोग फिर हाइड्रोकार्बन, हैलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, कीटोन, अमीनो एसिड, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे। और किसी भी रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रिएक्टेंट जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। फिर इसमें होता है रिएजेंट, रिएजेंट को मेनली किसी ना किसी सॉल्वेंट में लिया जाता है। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट जो इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है उसको रिएजेंट कहते हैं। और फाइनली यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम लोग सॉल्वेंट के बारे में पहले डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन का जो नेचर है ना वो चेंज हो जाता है सॉल्वेंट को चेंज करने से। तो सॉल्वेंट क्या होता है, किस किस तरह के सॉल्वेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो पहले जान लेते हैं यार। तो ऑलरेडी यार तुम लोग इतना तो जानते हो, सॉल्वेंट 2 टाइप के होंगे, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो फर्स्ट कैटेगरी हुआ सॉल्वेंट का पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जिसका म्यू नॉन जीरो, म्यू कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर किसे कह देंगे, जहां म्यू 0 हो जाए। एग्जांपल बता सकते हो नॉन पोलर का, लाइक बेंजीन, CCl4,
ठीक है ना। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल जिसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ऑलरेडी यार तुम लोग देखने जानते हो। पोलर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो बहुत जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल H2OH, अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, और भी एसिड हो गया कोई भी, ठीक है, RCOH, ऐसा कोई भी जिसका म्यू जो है नॉन जीरो है वो पोलर सॉल्वेंट हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट में फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हो जाता है, और यही 2 क्लासिफिकेशन जो है अपने को जानना है और अपने लिए काम का है। यही 2 क्लासिफिकेशन, ये सब तो यार अपने वाले कोई काम का नहीं होता ना, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है इंपॉर्टेंट है। ये एक होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, और दूसरा होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम लोग 2 स्पेशल टाइप रिएक्शन में पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पे रोल जो है ना, सॉल्वेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो कि पढ़ेंगे, और बोर्ड और JEE नीट सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है SN1 रिएक्शन एंड SN2। उसको समझने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। चलो, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रख देंगे। जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एसिडिक हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन के साथ लगा हाइड्रोजन, जहां भी ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ भी यदि कोई हाइड्रोजन लगा है तो वो सब एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और यदि कहीं किसी सॉल्वेंट में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कह देते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, जहां एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। ये तो क्या पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। यहां पर मैं लिख देता हूं एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, और यहां पे हो जाएगा नो एसिडिक हाइड्रोजन। अब यहां पे इसका एग्जाम्पल जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक में क्या किया जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS कह देता हूं, ओके, PPS को तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल में आ जाएगा H2O, ROH, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसके बाद पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक में यार देखो जो सबसे कॉमन है ROR। ROR क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप परसेंट है, यहाँ पे ईथर है, इधर भी कार्बन, इधर भी R है तो कार्बन ना, ईथर हो गया। पोलर अप्रोटिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ही नहीं। देख सकते हो R मान लो यार मैंने CH3 ले लिया, क्या कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज। सेकंड एग्जांपल देख लो यार, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये सब बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। यहाँ पे भी देख लो कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन से लगा, ये भी हाइड्रोजन कार्बन से लगा है, कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ये सबसे लगा हुआ नहीं है। और इसके अलावा तो देखो इसके अलावा 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट DMF और DMSO, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप भूलने की गलती कर ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो DMF, इसका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ मैं क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DMF मैं इधर ही लिख देता हूँ यार अच्छे से, ये मिटा देता हूँ फिलहाल क्योंकि अभी सॉल्वेंट थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना। DMF क्या मैंने बताया इसका नाम, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब क्या होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड ONH2, ये देखो यार फॉर्मामाइड होता है। यदि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OCNH2 रखूँ तो वो एसिटामाइड हो जाएगा, अमाइड फैमिली का। फार्मा का मतलब एक ही कार्बन होगा, मतलब यहाँ पे केवल C होगा। अब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, डाइमिथाइल का मतलब क्या, यहाँ पे मैं 2 कार्बन लगा दूंगा, नहीं ऐसा तो गलती कर ही नहीं सकता हूँ, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो डाइमिथाइल आएगा तो कहाँ आएगा, हाँ तो याद रखिए ये नाइट्रोजन की जगह पे आता है, ये हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये फॉर्मामाइड ग्रुप है, समझे। तो ये DMF, ये भी क्या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यार याद रखना है आप लोगों को। सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड था, और फोर्थ आ जाएगा DMSO। इसका नाम क्या हो जाता है फुल फॉर्म, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड,
डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या होता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड? तो देखिए डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड एस डबल बॉन्ड ओ, और डाइमिथाइल है तो इधर भी SH3 इधर भी CH3, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से ये क्या हो गया, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ईथर, एसीटोन, DMF और DMSO। आप लोग को बुक में भी दिखेगा ना, तो DMF और DMSO लिखा हुआ ही मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया रहता है और नाम भी नहीं लिखा रहता फुल फॉर्म, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही दिखेगा। बुक में सॉल्वेंट लिख दिया जाएगा, भाई कोई मान लो OH माइनस लिया गया, इधर DMF ऐसा लिख दिया जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा अच्छा सॉल्वेंट नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ऐसे में फिर क्या होता है वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल आप लोग इसका सिग्निफिकेंस समझ लो, DMF DMSO का मतलब क्या होता है। तो अब इसका क्या रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये मैं पूरा साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करो। चलिए पोलर प्रोटिक एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में जान गए हम लोग। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जानने वाले वो ये मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज दोनों प्रेजेंट होता है। बहुत अजीब लग रहा होगा जानकर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, कौन सी नई बात कर दी है। लेकिन जब हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैज ओनली माइनस चार्ज। अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं हम लोग, फोकस किस बात पे कर रहे हैं, हैज ओनली नेगेटिव, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैज ओनली नेगेटिव चार्ज, while polar protic solvent has both positive and negative charge। अब ऐसा कह क्यों रहे, ऐसा नहीं कि केवल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक जगह हम बोल रहे हैं और एक जगह ओनली नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं, तो क्या वहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, आगे से मैं इसे शॉर्ट में क्या लिखूंगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और दूसरा पॉइंट मैं जो लिखने जा रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको मैं डिनोट करूंगा इससे, हैज ओनली नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे देखिए हैज ओनली नेगेटिव चार्ज, अब मैंने केवल नेगेटिव चार्ज ही क्यों लिखा, थोड़ा सोच रहे होगे तुम लोग। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास H2OH H2O है, H2O में क्या होगा, OP माइनस HP प्लस होगा ना, HP प्लस OP माइनस HP प्लस। ROH की बात कर लो, प्लस माइनस दोनों होगा। लेकिन जब मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल यार CH3 COCH3, अब होता क्या यार इसमें देखना, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, जहां एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वहां पे H जो है वो आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, और हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब यहाँ पे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, कम से कम 3 तो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से एक पे तुम्हें बड़ा सा प्लस दिखेगा, दूसरे वाले पे बड़ा सा माइनस दिखेगा। ऑक्सीजन की बात करें तो बड़ा सा माइनस दिखेगा, H पे बड़ा सा प्लस दिखेगा। बड़ा सा प्लस माइनस मतलब एकदम क्लियरली तुमको प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज विजिबल होगा। लेकिन जब हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं तो अप्रोटिक सॉल्वेंट पे ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे बड़ा सा माइनस होगा। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए यहां पे जो पोलैरिटी है ना उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ यहां पे पॉजिटिव चार्ज आना तो चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो जो भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ लगा है वो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज? डिस्ट्रीब्यूटेड। एक तो यार पॉजिटिव चार्ज इसी तरह से कम आया था, और वो भी इतने सारे आइटम है, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो पता होगा यार, जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गया, ऐसे यार समझ, मतलब ऐसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, सॉरी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कम आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, फिर से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कम आ जाएगा, क्यों, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर से, फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये खींचेगा तो डेल हाइड्रोजन। तो इस तरह से क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा था ना, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई दूसरा आइटम नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे जब हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे माइनस इधर प्लस,
कोई दूसरा आइटम है ही नहीं। क्यों नहीं है? हाइड्रोजन है यार, हाइड्रोजन है तो एक ही तरफ का आइटम होगा, दूसरे तरफ तो कोई होगा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मतलब चलिए यार, ये जो समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दोनों प्लस एंड माइनस चार्ज मतलब होता है, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ओनली माइनस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं। होता ही नहीं का मतलब यार समझना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज होगा ही नहीं, होगा यार, माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है ना वो खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा यहाँ पे लाइन लिखे हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैज ओनली नेगेटिव चार्ज व्हाइल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना यार इसका क्या रोल होता है। ये जो दो मैंने लाइन लिखा ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इसके वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अपोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में चेंज हो जाता है। तो पहले यार हम लोग एक टर्म जानते हैं सॉल्वेशन। ऑलरेडी यार केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों को पढ़ाए ना, क्या होता है सॉल्वेशन? सॉल्वेशन का मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब किसी स्पीसीज को घेर लेता है, चार्ज स्पीसीज को घेर लेता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्वेशन। मतलब प्रोसेस ऑफ गेटिंग सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ गेटिंग सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मान लिया हमारे पास कोई स्पीसीज है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। यदि मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहा हूं, ध्यान से सुनना यार, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ऊपर बता रहा हूं, देखना समझना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज है, यदि मेरे पास कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यदि कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ऐसे में यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज आया इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो यार नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। बताया था ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नेगेटिव एंड होगा ना, वो इसको सॉल्वेट कर लेगा। सॉल्वेट का मतलब क्या होता है यार? वाटर, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का जो ऑक्सीजन होगा ना, जो नेगेटिव एंड है, वो इस पॉजिटिव को घेर लेगा चारों तरफ से, कुछ इस तरह से। फिर इसी तरह से यहां पे भी इसी तरह से, समझ रहे हो? मतलब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या क्या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उस चारों तरफ से घेर लिए। अब मान ले हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही कोई नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, क्या इस प्रोसेस को हम लोग सॉल्वेशन कहेंगे? मतलब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज बीइंग सॉल्वेटेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेशन हो गया। सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेशन का मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने घेर लिया। नेगेटिव चार्ज यदि आएगा तो तुम लोग मुझे बता दो यार, पीपीएस क्या यहाँ पे इस माइनस चार्ज का सॉल्वेशन हो पाएगा इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? सोचो, पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वहाँ पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। हमने जैसे ही नेगेटिव चार्ज लिया तो क्या करेगा? पोलर प्रोटिक का जो नेगेटिव एंड है ना, वो अब सॉरी नेगेटिव नहीं, जो पॉजिटिव एंड होगा वो इस माइनस चार्ज को सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। कैसे यार? मान लो यार H2O ही हमारे पास है, तो H2O का जो प्लस चार्ज, ऐसा सुना देता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो देखो यार किस तरह से यहाँ पे इस माइनस चार्ज का सॉल्वेशन होगा। माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। देख रहे हो? मतलब यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्लस चार्ज ले या माइनस चार्ज ले, दोनों का दोनों सॉल्वेट हो जाता है। क्यों सॉल्वेट हो जाता है? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में प्लस चार्ज भी प्रेजेंट होता है, माइनस चार्ज भी प्रेजेंट होता है। इसलिए यार ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा होगा। मतलब प्लस हो या माइनस हो, दोनों का सॉल्वेशन है। लेकिन मान लो हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और हमारे पास एक बार केटायन आता है, एक बार एनायन आता है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो समझना, यदि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले ले तो तुम लोग यार समझ में आ गया होगा शायद। यदि मान लो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अभी नोट डाउन कराने जाएंगे, इसलिए यार एकदम ध्यान सुनना। मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पॉजिटिव चार्ज का, क्या इस केटायन का सॉल्वेशन हो पाएगा इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट? बता दो यार जरा। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बताया था ना। नेगेटिव चार्ज बड़ा सा होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस जो होता है वो कम हो जाता है। लाइक दिस वन,
CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्या बताए थे, माइनस चार्ज तो बड़ा सा रहेगा, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर जगह, जिसके वजह से इस पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। इसलिए हम ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैज़ ओनली माइनस चार्ज। तो इसलिए यदि कोई केटायन आया तो इस केटायन का सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। क्यों, माइनस चार्ज तो यार पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में भी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बोलूँगा दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी सॉल्वेटेड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिस विल बी सॉल्वेटेड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन यदि मान लो हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आया, कोई नेगेटिव माइनस एनायन आया, तो क्या ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा सॉल्वेटेड होगा या नहीं होगा? अब बता यार। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है, जो माइनस एनायन है, इस एनायन का सॉल्वेशन तो तब होगा जब सॉल्वेंट में प्लस चार्ज हो। और सॉल्वेंट हम क्या लेके रखे, PaS, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ही है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैज ओनली माइनस चार्ज, पॉजिटिव तो होता ही नहीं है। तो क्या इस माइनस चार्ज का सॉल्वेशन हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये नोट डाउन करके आपको लिखना है। दिस एनायन कैन नॉट बी सॉल्वेटेड बाय दिस एनायन कैन नॉट बी सॉल्वेटेड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो यार, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो अब हम लोग पढ़ रहे थे, अब हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी पिक्चर में आएगा। अभी तक हम लोग केवल सॉल्वेंट समझ रहे थे, सॉल्वेंट का रोल समझ रहे थे। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इस सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है उस चीज़ को जानेंगे। तो पहले तो यार आप लोग नोट करके लिख लो और इसको 5 स्टार और 7 स्टार पॉइंट मार्क कर देना। क्या कि एनायन का सॉल्वेशन नहीं होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, मतलब एनायन इज नॉट सॉल्वेटेड, 7 स्टार मार्क कर लेना, इज नॉट सॉल्वेटेड इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, while cation can be solvated in polar मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो केटायन का तो सॉल्वेशन हो जाता है, लेकिन एनायन का नहीं होता है। जबकि यदि मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो वो दोनों को सॉल्वेट कर लेता है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट बोथ केटायन एंड एनायन। मतलब केटायन हो एनायन हो, कोई भी बाहर भाग कर नहीं जा सकता है। अब इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, एक एग्जांपल से और अच्छे समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इस सॉल्वेंट पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो यार एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, F माइनस और Cl माइनस, ठीक है ना। चलो यार मैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस लिख दिया, ओके। हाँ, पहले हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास है, हम देखना क्या चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ दिस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखना यार होगा क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। जब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए होंगे तो हमें पता है केटायन और एनायन दोनों का सॉल्वेशन हो जाएगा। मतलब ये एनायन जो है ना, सभी एनायन का सॉल्वेशन होगा। अब तुम लोग को इतना तो यार जानकारी होगा कि मतलब छोटा साइज का ज़्यादा सॉल्वेशन होता है या बड़ा साइज का, पता होगा यार तुम लोग को, स्मॉलर या बिगर साइज। तो याद रखेगा स्मॉल साइज जो भी आयन हो, केटायन हो या एनायन हो, स्मॉल साइज आयन का सॉल्वेशन ज़्यादा होता है, और यदि बड़ा साइज का आयन आ जाए तो सॉल्वेशन कम हो जाता है। तो इसलिए यदि हमारे पास ये 4 एनायन है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इस 4 में से सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन। देखिए जो छोटा रहेगा उसको सब लोग घेर लेगा ना बड़ा आसानी से, लेकिन कोई हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा है तो उसको घेर नहीं पाएगा, मुश्किलें आएगी। इसलिए इस तरह सब याद रख सकते हो जस्ट। तो इसलिए जहाँ स्मॉल साइज दिखेगा उसका सॉल्वेशन ज़्यादा, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा, यहाँ पे सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब समझना, फ्लोरीन माइनस है, अब इसका क्या हो गया, सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो गया। आयोडीन पे माइनस चार्ज आया, इसका सॉल्वेशन होगा लेकिन इसका सॉल्वेशन कम होगा। अब इस दोनों के सामने कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आया, हमें इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है।
न्यूक्लियोफिलिसिटी तो होता है, देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी को किसके ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है इससे मतलब नहीं होता है यार एफ में माइनस चार्ज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है वो कितना फास्ट या कितना स्लो अटैक करेगा प्लस चार्ज पे, ये मतलब होता है। तो माइनस चार्ज तो दोनों के ऊपर है और यहाँ पे आर प्लस आया, अब दोनों का दोनों चाह रहा हो आर प्लस को अटैक करना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, जो जल्दी अटैक कर देगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। कौन जल्दी अटैक कर देगा, कौन फास्ट अटैक करेगा इस आर प्लस पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। यहाँ पे F माइनस का सॉल्वेशन ज़्यादा है जिसके वजह से इसके अराउंड जो कवच है ना, रक्षा सुरक्षा कवच जो भी बोल यार, वाटर चारों तरफ से घेर दिया ना, तो इसका माइनस चार्ज यहाँ पे अटैक कर नहीं पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, ये मतलब सॉल्वेंट के जाल में फंस चुका है, यहाँ से निकल कर आएगा तब तो ये अटैक करेगा। सॉल्वेंट तो इसको चारों तरफ से घेर के बंद कर दिया, लेकिन I माइनस का सॉल्वेशन कम है इसलिए ये एक दो लेयर ही है सॉल्वेंट का, तो इसको तोड़कर आसानी से आ सकता है। तो इसलिए माइनस चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन पे बहुत ज़्यादा था आयोडीन के कंपैरिजन में। दोनों जगह पे देखा जाए तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, F माइनस के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन माइनस में भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका साइज छोटा तो यार इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा, तो इस F माइनस को जल्दी अटैक करना था R प्लस पे, लेकिन ऐसे यहाँ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यहाँ पे F माइनस जो है वो सॉल्वेटेड है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घेर कर रखा है, इसको जाने ही नहीं देगा, आज़ाद ही नहीं है। लेकिन I माइनस इसके कंपेरिजन में आज़ाद है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है लेकिन फिर भी अटैक जल्दी करेगा I माइनस। इसलिए जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात हो तो जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा I माइनस का सबसे ज़्यादा, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ये फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट तुम लोग खुद से बता दो यार, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का बात हो रहा है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अगेन यही चारों एनायन को लिया गया, किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा ये बताना है आपको। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा किसका होगा? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या ये जो नेगेटिव आयन दिख रहा है इसका सॉल्वेशन होगा? नहीं होगा। अभी नोट करके ऊपर लिखे थे ना यार, अभी नोट करके लिखे थे ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली कैटायन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकता है। मतलब अब यदि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिए तो ये सब के सब एनायन फ्री हैं, आज़ाद हैं अटैक करने के लिए इस R प्लस पे। तो यदि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जो दिख रहा था सुरक्षा कवच है ही नहीं, ऐसे में ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, दोनों का इक्वल पावर। लेकिन अब फास्ट कौन अटैक करेगा? हाँ, तो अब मैं बोलूँगा F माइनस जल्दी अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यार इस पर माइनस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे F माइनस जो है ना वो जल्दी अटैक कर देगा R प्लस पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड लास्ट I माइनस। समझ रहे हो? तो ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है यार इस चीज़ को समझना। और भी एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो यार लिख लेना अपने शब्दों में। मैंने बस सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे मैंने लिख दिया, लेकिन फिर भी यार आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो अपने शब्दों में आप लोग लिख लें, और क्या रोल होता है वो चीज़ भी समझ गए होगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताना है इसमें ही, यहाँ पे देखो यार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक तो ये ऑर्डर हो गया, पोलर अप्रोटिक में इस हैलोजन के लिए ये हो जाएगा। इसी में दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तुम लोग यार ये सब बात नोट कर लेना, जो स्मॉल साइज आयन होता है ना उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होता है और लार्ज साइज आयन का सॉल्वेशन कम होता है, वो सब नोट कर लेना तुम लोग। और यहाँ पे एक और नोट करके लिख सकते हो, लेकिन समझ लो ज़्यादा अच्छी बात है कि जो लार्ज साइज एनायन होता है, लार्ज साइज एनायन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है। क्यों? लार्ज साइज आयन है तो उसका सॉल्वेशन कम होगा तो जल्दी अटैक कर देगा। स्मॉल साइज जो एनायन है उसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। क्यों? स्मॉल साइज आयन है तो सॉल्वेशन ज़्यादा, अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाया मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। तो ये सब चीज़ को तुम नोट बनाकर लिख भी सकते हो, लेकिन समझना तो जरूरी है, क्योंकि यार नोट्स आपको याद रहे ना रहे इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन समझ लोगे तो याद रहेगा। इसीलिए लिखना तो लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूँ वो सब, ठीक है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। इसी में एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, मान लो यार हमारे पास OH माइनस और SH माइनस है, इस दोनों में कौन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा? OH माइनस और SH माइनस। अगेन सॉल्वेंट हमारे पास PPAC है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो देख सकते हो यार सल्फर का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इसका सॉल्वेशन कम है तो अटैक जल्दी कर सकता है। समझ रहे हो? अटैक जल्दी कर सकता है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा।
सेम यार इसी तरह से मान लो यार NH2 और PH2 माइनस है, बता दो यार किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। अगेन नाइट्रोजन फॉस्फेट इसका साइज कम, साइज छोटा है तो इसका सॉल्वेशन ज़्यादा, अटैक नहीं कर पाएगा। PH2 में फॉस्फोरस का साइज बड़ा, सॉल्वेशन कम, जल्दी अटैक कर पाएगा, इसलिए ऐसा, समझ रहे हो। और यदि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो अब तुम लोग मुझे बताना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या ये साइज से कोई मतलब होगा अपने को? नहीं। वहाँ पे तो यार इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना जल्दी वो अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में यार ध्यान रखना है, सॉल्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में तो हमें पता है यार एनायन का सॉल्वेशन होता ही नहीं है, तो ऐसे केस में केवल हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखकर बता सकते हैं। तो इस चीज़ को यार नोट करके लिख लेना जरूर। इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिसाइडेड और डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जिस पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। एग्जांपल में जैसे मैंने बताया, यदि इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो क्या बोलते हैं, F माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी Cl माइनस से ज़्यादा, Br माइनस से ज़्यादा, ऐसा, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करके लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। यदि सॉल्वेंट मेंशन ना क्या हो तो हम क्या समझेंगे। मान लो सॉल्वेंट नहीं लिखा और हमें ऑर्डर बताना हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताइए I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए याद रखना, यदि सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो क्या लेना बेहतर होगा, पोलर प्रोटिक या अप्रोटिक? पोलर प्रोटिक। क्यों? वाटर इज मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, इसलिए। तो इसलिए यदि सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो आप समझ जाना होगा वाटर को हम लोग एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और फिर जो भी आंसर आता है वो आप आंसर दोगे। जैसे पोलर प्रोटिक में I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस होता है ना, तो ये आप ऑर्डर आंसर दोगे, ठीक है। मान लो मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बताया जाएगा जरा बताओ यार। इसी में I माइनस Br माइनस, ये नोट कर लेना यार तुम लोग, ठीक है ना, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यदि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमने बताया था क्या, वो केवल और केवल कॉन्जुगेट एसिड पर डिपेंड करता है। कॉन्जुगेट एसिड यदि स्ट्रॉन्गर है तो बेस वीक होगा, तो इसका हम कॉन्जुगेट एसिड बना देते HI HBr HCl HF। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन? HI, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड डाउन द ग्रुप है, याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी I माइनस क्या हो जाएगा, वीकेस्ट बेस हो जाएगा। मतलब I माइनस जो है वो वीकेस्ट बेस हो जाएगा और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा, F माइनस। समझ रहे हो इस चीज़ को ना। और बेसिक स्ट्रेंथ जब देखने आए तो यार एक दूसरा तरीका भी बताए थे कि जब बेसिक स्ट्रेंथ देखना हो तो सिंपली आप देख लो, माइनस जो एनायन है वो स्टेबल का है, जो स्टेबल एनायन होगा वो नेगेटिव चार्ज अपना देना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा और वो एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम लोग देखते हैं रिएक्ट करने का टेंडेंसी, कितना फास्ट अटैक कर रहा है, इस चीज़ को न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में हम लोग क्या देखते हैं, सिंपली कितना, मतलब कि स्टेबल एनायन है, जो स्टेबल एनायन होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। देख सकते हो I माइनस Cl माइनस Br माइनस F माइनस, डाउन द ग्रुप I माइनस का साइज बहुत बड़ा, और बताए थे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, स्टेबल एनायन हो जाता है, रिपल्सन यहाँ कम हो जाता है ना, इसलिए साइज यहाँ पे फैक्टर करता है डाउन द ग्रुप। ये सबसे स्टेबल एनायन होता है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। और दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देख लो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक, ऐसा ही बता सकते हो, ठीक है। तो ये पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आप लोग कंफ्यूज ना होगा, और यदि कहीं मेंशन ना हो तो आप लोग हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही समझोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो बेसिक स्ट्रेंथ और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो क्या बोलेंगे, ऑपोजिट होता है। देख रहे हो ना, दोनों ऑपोजिट है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बोलेंगे, ये भी यार इंपॉर्टेंट है। यदि इन पोलर, मैं इस चीज़ को नोट करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि यार ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी both follows opposite trend।
यहाँ पे यार दिख जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना यार, ऊपर नीचे हो जा रहा, तुम लोग अच्छे से लिखना। इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तुम्हें लोग बता दे यार, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस आता? नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं आता। क्यों? वहाँ तो हमें यार एनहांस से जस्ट मतलब होता है। देखिए थोड़ा कैमरा रुक गया था बीच में। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट में देख लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि हम लोग बेसिसिटी में हमें मतलब नहीं होता है कि इसका साइज बड़ा है छोटा है, हमें और बस मतलब होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ना वो कितना आसानी से दे सकता है किसी अदर एटम को, जो जितना आसानी से दे देगा वो उतना अच्छा बेस हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होता है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यदि हम बात करें तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में F- सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो इसी चीज को लिख लेना यार, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोथ फॉलोज द सेम ट्रेंड, मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से यार हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी ये सब हो गया खत्म, और ये वाला पार्ट जो था हमारा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल वो हो गया यहाँ पे फिनिश, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर को यहाँ एंड किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।